कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छांश बोला, माँ, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक सच बता रहा हूँ जिसे मैं इतने सालों से अपने अंदर दफन करके रखा है। माँ, आपको लगता है ना कि मैं शिवांगी की यादों से नहीं निकल पा रहा हूँ, लेकिन आप ही बताइए, अपनी पत्नी को ऐसे कैसे भुला दूँ माँ? आई एम सॉरी कि मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई, लेकिन सच यही है, जब मैं उस दिन उनसे मिलने गया था तो मैंने उनसे मंदिर में शादी कर ली थी। अस्मिता जी चौंकते हुए अच्छांश को देखने लगती हैं। अच्छांश अपनी नज़रें झुकाए। माँ, हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया था, मैंने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं किसी और को क्या दूँ? तभी अस्मिता जी गुस्से से अच्छांश को खींचकर थप्पड़ मारती हैं। अच्छांश चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए खड़ा रहता है। अस्मिता जी उसके दोनों कंधे पकड़ झिझोड़ते हुए, ये क्या किया आपने? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप लोग? पहले वो लड़की, अब आप। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब वो लड़की आपके जीवन से जा चुकी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अब उसे भुलाकर संध्या के साथ आगे बढ़िए। अगले हफ्ते आपके पापा के दोस्त के पोते का बर्थडे है। उन लोगों ने घर पर फ़ोन किया था, उम्मीद है आपको भी फ़ोन आया होगा। मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन आपको संध्या को लेकर वहाँ जाना होगा। अच्छांश बोला, नहीं माँ, प्लीज़। अस्मिता जी अपना हथेली आगे कर रोकते हुए, अगर आप अपनी माँ की थोड़ी भी इज्जत करते हैं तो आपको मेरी कसम, आपको संध्या को लेकर मुंबई जाना है और अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उसका पूरा ख्याल रखना है। अगर उसे कोई भी तकलीफ़ हुई तो भूल जाइएगा कि आपकी एक माँ भी है। कहते हुए वो बाहर निकल जाती हैं। अच्छांश वहीं फर्श पर बैठ जाता है। एक बार फिर से वो बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रहा था। बाहर संध्या खिड़की से लगकर सारी बातें सुन रही थी। अस्मिता जी की आखिरी बात सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर नाचने लगती है। कुछ देर बाद वो जल्दी से किसी को फ़ोन करके सारी बातें बताती है। इधर अस्मिता जी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ अभिमान जी की तस्वीर को देखते हुए, आपने देखा ना आपके बेटे ने क्या किया है, वो कैसे ऐसा कर सकता है। जानती हूँ आज मैंने जो कहा उससे उसे तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन मैं भी क्या करूँ। गुरु महाराज ने कहा है कि उसके ऊपर मृत्यु दोष है, जो उसके अंश से ही कटेगा। अगर इस तरह वो संध्या से दूर रहेगा तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। मुझे अपने बेटे के लिए थोड़ा सख्त होना पड़े तो वो भी मुझे मंजूर है। अब मैं बिल्कुल भी उसके सामने नहीं पिघलूंगी। अस्मिता जी अनिकेत और कुणाल को बुलाकर सारी बातें बताती है। अनिकेत और कुणाल भी अच्छांश और शिवांगी की शादी की बातें सुन हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें उस दिन अच्छांश के कहे लफ्ज़ों का मतलब समझ आ रहा था। अस्मिता जी बोली, बेटा अब आप लोगों के ही ऊपर है। अपने दोस्त को उस गिरी हुई लड़की की यादों में पल पल घुटते देखना चाहते हैं या संध्या के साथ आगे बढ़ना। अनिकेत बोला, आंटी जी आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह उसे अपनी कसम में बांधना कहीं अच्छांश को हम लोगों से भी दूर ना कर दे। अस्मिता जी बोली, बेटा वो इस तरह कोई भी बात नहीं मानेगा, इसलिए मुझे अपनी कसम देनी पड़ी। कुणाल बोला, आप चिंता मत कीजिए आंटी, हम लोग अच्छांश को संभाल लेंगे। उसके बाद दोनों अच्छांश के कमरे में आते हैं। अच्छांश फर्श पर बैठा अपनी बेबसी पर आज फिर सिसक उठा था। अचानक से उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा और पूरे बॉडी में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसी के साथ वो अपने होश खो बैठा। अनिकेत और कुणाल जैसे ही कमरे में आए, अच्छांश को इस तरह फर्श पर गिरा देख जल्दी से उसके पास आए। अनिकेत घबराते हुए उसे उठाकर बेड पर लेटाया। फिर कुणाल को जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करने को कह उसकी दवाइयाँ ढूंढने लगा। कुणाल बोला, लेकिन इस तरह अच्छांश को हुआ क्या है? केवल आंटी की बातों से उसे इतना सदमा लग गया। अनिकेत बोला, अभी बताने का वक्त नहीं है, एक काम कर, इसे लेकर जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल। कहते हुए दोनों अच्छांश को उठाकर बाहर लाते हैं। अस्मिता जी और संध्या तो कमरे में थी, लेकिन बाकी सब हॉल में ही थे। बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे।
अच्छांश को इस तरह देख राघवेंद्र सिंह चिल्लाते हुए, क्या हुआ इसे? अनिकेत बोला, पता नहीं, ये बेहोश हो गया था, हम लोग अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए वो बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर अच्छांश का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इधर जैसे ही अस्मिता और संध्या को पता चलता है वो लोग बहुत डर जाते हैं। अस्मिता जी को अब अपनी कई बातों पर अफसोस हो रहा था। वो जल्दी से रोते हुए संध्या और राघवेंद्र सिंह के साथ अस्पताल के लिए निकलती हैं। इधर डॉक्टर जल्दी जल्दी अच्छांश का ट्रीटमेंट करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर अनिकेत को देख थोड़ा गुस्से से, आपको पता है ना, वो इस वक्त अंदर से पूरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं, फिर भी आप लोगों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अनिकेत बोला, डॉक्टर ये हमारी आखिरी गलती है, आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बोले, अभी तो मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, 1-2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वैसे भी अभी तक हमें उनका डोनर नहीं मिला है, उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है। तभी वहाँ राघवेंद्र सिंह अस्मिता जी और संध्या के साथ पहुँचते हुए, ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर उन लोगों को देखते हुए, आप लोग कौन? अस्मिता जी बोली, डॉक्टर मैं अच्छांश की माँ हूँ, क्या हुआ मेरे बेटे को? ये कौन से डोनर की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर अनिकेत की तरफ देखने लगता है। अनिकेत अपना सर झुका लेता है। कुणाल अनिकेत का कॉलर पकड़ते हुए, क्या छुपा रहा है तू हमसे? अनिकेत धीमी आवाज़ में, अच्छांश को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही अस्मिता जी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। सभी उन्हें संभाल कर चेयर पर बैठाते हैं। डॉक्टर जल्दी से नर्स को पानी लाने को कहता है। थोड़ी देर में अस्मिता जी को होश आता है। वो डॉक्टर की तरफ अपने हाथ जोड़कर रोते हुए, डॉक्टर मेरे बेटे को किसी तरह बचा लीजिए, ये माँ उसकी ज़िंदगी की भीख मांगती है, जितना भी पैसा चाहिए मैं सब दे दूँगी, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर बोले, देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अभी शुरुआती दौर है और हमें जल्दी ही पता लग गया है। वैसे हमने लगभग 2 महीने से उनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन अगर वो इसी तरह स्ट्रेस में रहेंगे और दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। वैसे हम उनके लिए डोनर ढूंढ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह, डॉक्टर आप मेरा बोन मैरो ले सकते हैं? डॉक्टर बोले, ठीक है, लेकिन हमें आपका कुछ टेस्ट करना होगा। आपकी जितनी उम्र लग रही है मुझे नहीं लगता कि आपका बोन मैरो उन्हें सूट करेगा, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करा लीजिए। राघवेंद्र सिंह बोले, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मेरे 2 बेटे और 2 पोते और हैं, किसी ना किसी का तो मैच कर ही जाएगा। डॉक्टर सबको लाकर एक बार टेस्ट करवाने को कह अपने केबिन में चले जाते हैं। अस्मिता जी बोली, अनिकेत तुम ये बात कब से जानते थे? अनिकेत बोला, आंटी 2 महीने पहले अच्छांश अचानक से ऑफिस में बेहोश हो गया था, तब हमें पता चला था, लेकिन अच्छांश ने अपनी कसम देकर आपको बताने से मना कर दिया था, इसलिए नहीं बता पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कुणाल उसे मारते हुए बोला, लेकिन तू हम लोगों को भी बताना भूल गया। अनिकेत बोला, अरे यार, बोला तो उसने किसी को भी बताने से मना किया था। तभी अचानक संध्या बेहोश होकर गिर जाती है। ये देख फिर से सभी पैनिक होने लगते हैं। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी। उसके बाद उसे वार्ड में भर्ती कर डॉक्टर चेकअप करते हैं। डॉक्टर बोले, बीपी लो हो गया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। कुछ देर बाद संध्या को होश आते ही रोने लगती है। सब उसे किसी तरह संभालते हैं, लेकिन किसी को भी अब पता नहीं था कि ये सब उसका नाटक है। लगभग 2 घंटे बाद अच्छांश को होश आता है। सभी उससे मिलने जाते हैं, लेकिन अच्छांश किसी को कुछ नहीं कहता। लगभग दोपहर तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वो ऑफिस जाना चाहता है, लेकिन सब उसे घर लेकर आते हैं। बाकी दोस्त भी आ गए थे, सब उस पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अच्छांश चुपचाप आंखें बंद करके सोया हुआ था। उसे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। अस्मिता जी भी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अगले दिन से वो फिर से अपना कंपनी जाना स्टार्ट कर देता है। अस्मिता जी को अब गिल्ट होने लगता है। वो अच्छांश से बात करके माफ़ी मांगना चाहती हैं, लेकिन अच्छांश अब और ज़्यादा घर से दूर हो गया था।
वो मुंबई जाने के दिन घर आया। अब तक वो इन 1 हफ्तों में मुश्किल से 2 दिन घर आया था, वो भी आधी रात के बाद आया और सुबह होने से पहले ही चला गया। अच्छांश मुंबई जाने के दिन सुबह घर आता है। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। अच्छांश के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। अस्मिता जी उसे देख खुश होते हुए उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठाती हैं। अच्छांश भी बिना कुछ कहे बैठते हुए नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करने के बाद संध्या की तरफ देखते हुए, आप पैकिंग कर लीजिए, शाम के 4 बजे हमारी मुंबई के लिए फ़्लाइट है, मैं लेने आ जाऊँगा। कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अस्मिता जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले ही अच्छांश घर के बाहर निकल गया था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन संध्या तो जैसे आसमान में थी। वो खुश होते हुए अस्मिता जी के गले लग, थैंक यू मासा, आज आपकी वजह से सब ठीक हो रहा है, मैं अभी जाकर सारी तैयारी करती हूँ। अस्मिता जी भी एक फीकी सी मुस्कुराहट देते हुए केवल उसके सर को सहला देती हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि अच्छांश ने इतनी बात कितनी मुश्किल से बोली होगी। वो भगवान के मंदिर में आकर हाथ जोड़ते हुए, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, मैंने खुद ही अपने बेटे को इतनी तकलीफ़ कैसे दे दी, लेकिन मैं भी क्या करूं, कब तक वो अतीत में जिएगा। अब तो गुरु महाराज की बात भी जैसे सच होने वाली है। भगवान मेरे बेटे की ज़िंदगी लौटा दो, फिर वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। सब कुछ आपके ऊपर है, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मेरी भी उम्र मेरे बेटे को दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को लौटा दीजिए। राघवेंद्र सिंह पीछे से आते हुए, चिंता मत कीजिए बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो वो संध्या को भी एक्सेप्ट कर रहा है। अस्मिता जी बोली, नहीं बाबा साहब, वो केवल मेरी कसम का मान रख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मेरा बेटा है, उसे इतने समय से इतना जानती हूँ कि वो कब क्या दिल से कर रहा है और कब मजबूरी में। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह कसम में नहीं बांध सकती। पहले से ही इस दुनिया ने उसे बहुत तकलीफ़ दी है और अब मैं खुद भी उसके तकलीफ़ का कारण बन गई हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैं उसे अपनी कसम से आज़ाद कर दूँगी। राघवेंद्र सिंह थोड़ा गुस्से से, आप पागल हो गई हैं बहू, आज की थोड़ी सी खुशी के लिए आप अच्छांश के भविष्य से खेल रही हैं। आप भी जानती हैं कि वो घटिया लड़की अच्छांश के लायक नहीं थी और गुरु महाराज की बात भूल गई। जब तक वो संध्या के करीब नहीं जाएगा, उसका अंश इस दुनिया में कैसे आएगा। अस्मिता जी बोली, बाबा साहब, अंश तो तब आएगा ना जब मेरा बेटा खुद इस दुनिया में रहेगा। उसका बोन मैरो किसी से नहीं मिल रहा है और जिससे मैच हो रहा है वो लोग चाहते ही हैं कि मेरा बेटा, कहते हुए वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती हैं। दरअसल राघवेंद्र सिंह से अच्छांश का बोन मैरो मैच नहीं हुआ था, ना ही उनके दोनों बेटों का, लेकिन देवेंद्र की बेटी सताक्षी के साथ मैच हो गया था। लेकिन सताक्षी और उसके माँ बाप ने साफ साफ इनकार कर दिया। अस्मिता जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देने को कही, लेकिन वे लोग पहले सब कुछ अपने नाम प्रॉपर्टी कराना चाहते थे। जैसे ही अच्छांश को ये मालूम हुआ, उसने इनकार कर दिया। अस्मिता जी के सवालों का जवाब राघवेंद्र सिंह के पास भी नहीं था। इधर संध्या के पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, वो जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी। उसने किसी को फ़ोन करके भी ये बात बता दी। इधर अच्छांश ऑफिस में बैठा अपनी आंखें बंद किए सोच में डूबा हुआ था। अनिकेत बोला, तू सच में संध्या के साथ मुंबई जाना चाहता है? अच्छांश उसी तरह आंखें बंद किए हुए, सारी बातें पहले ही फाइनल हो चुकी हैं, इसलिए अब कुछ भी सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। जाकर चलने की तैयारी करो। कुणाल, मेरे एब्सेंट में ऑफिस की जिम्मेदारी तुम्हारी और नितिन की है, बाकी अनीस और मधुर भी तुम्हारे साथ हैं। कुणाल बोला, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई आऊँगा। अच्छांश बोला, इस समय अनिका भाभी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी हालत ऐसी है कि वो मुंबई नहीं जा सकती। अभी तुम्हारा उनके लिए भी कुछ फ़र्ज है, दोस्ती के लिए बहुत कर लिया है, अब अपने परिवार की तरफ ध्यान दो, कहते हुए लैपटॉप खोलकर फिर से काम पर लग जाती हैं। बाकी दोस्त भी कुणाल को समझाते हैं। शाम को अच्छांश घर आता है। संध्या पूरी तैयारी करके बैठी थी। वो ज़रा भी देर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कहीं अच्छांश गुस्सा ना हो जाए। अच्छांश उसका बैग गाड़ी में रख ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठ जाता है।
अनिकेत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। संध्या पीछे बैठ गई, लेकिन उसे अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा था कि अच्छांश के साथ आगे बैठेगी, लेकिन उसका यह सपना सपना ही रह गया। लेकिन ऊपर से शांत दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए अनिकेत से बात करने लगी। अनिकेत भी बेमन से उसके बातों का जवाब दे रहा था। अच्छांश अपने कानों में हेडफोन लगाए चुपचाप बैठा हुआ था। दिमाग और दिल में जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। एयरपोर्ट पहुंचते ही सारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए अपनी सीट पर आकर बैठते हैं। संध्या अच्छांश के पास बैठते हुए अनिकेत को अपनी वाली सीट पर बैठने को कहती है। अनिकेत अच्छांश की तरफ देखता है, लेकिन अच्छांश आंखें बंद कर अपना सर सीट से टिका लेता है, जैसे उसे किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था। अनिकेत चुपचाप संध्या वाली सीट पर बैठ जाता है। अनिकेत मन में, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छांश उस शिवांगी को भूलकर आगे बढ़े। संध्या अच्छी लड़की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अच्छांश को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या करूँ, अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। लेकिन इस समय अच्छांश को इतना मानसिक तनाव होना उसकी तबीयत के लिए सही नहीं है। एक तो पहले ही शिवांगी के बारे में सोचता रहता है, ऊपर से ये जबरदस्ती की शादी, और अब आंटी की कसम। हे भगवान, आज तक कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, ज़रूरत ही नहीं हुई। आपने जितना भी दिया मेरे लिए बहुत है, लेकिन पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरे दोस्त को ठीक कर दीजिए। वो तो इसी तरह इतने दर्द में है, ऊपर से उसकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी है। देहरादून। शिवांगी ऑफिस से आने के बाद शिवाच और उद्भव सिंह के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पर ही विवान और गरिमा ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। शिवांगी की गोद में एक बच्चे को देख उन दोनों को हैरानी होती है। शिवांगी दोनों के एक्सप्रेशन देख समझ जाती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो सख्त चेहरे के साथ ही उन दोनों को घूर कर देखती है। दोनों जल्दी से शक पकाते हुए उसके पीछे एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। शिवांगी आगे चलते हुए, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा है। विवान और गरिमा ये सुनकर केवल सर हाँ में हिला देते हैं, लेकिन अंदर तो सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उद्भव सिंह भी दोनों के मन में उठ रहे सवालों को समझ रहे थे, लेकिन वो क्या कहते, इसलिए वो भी चुपचाप आगे बढ़ गए। शिवाच पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाहर जा रहा था और साथ में नानू भी थे। दोनों से बातें करते हुए अपने ढेर सारे सवालों के जवाब पूछ रहा था। शिवांगी और उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए उसके सारों सवालों के जवाब दे रहे थे। कुछ देर बाद वो फ्लाइट में थक कर सो गया। शिवांगी भी उसे गोद में अच्छे से सुलाकर अपना सर सीट से टिका लिया, लेकिन आंखें बंद करते ही फिर से अच्छांश का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो अपनी आंखें खोलते हुए अपने बेटे के चेहरे को देखने लगी, जो सुकून से सो रहा था। उद्भव सिंह भी सो गए थे। विवान और गरिमा भी पीछे वाली सीट पर सो गए थे। शिवांगी अपने बेटे को देखते हुए उसके सर को चूम कर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अच्छांश का चेहरा फिर से बंद आंखों में उभरने लगता है। शिवांगी मन ही मन, काश आपने अपनी वफाए मोहब्बत निभाई होती, ये जुदाई हमारे हिस्से ना आई होती। आपने तो शायद अपनी नई दुनिया बसा ली, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ी रह गई जहां आप छोड़कर गए थे। क्या सच में हमारे दरमियाँ केवल मोहब्बत मेरी तरफ से ही था? दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन आपकी आवाज़ अभी भी कानों में गूंजती है, जब आपने मेरी मोहब्बत को अपने पैसों के तराजू में तौला था। आज देखिए, उतने पैसे मैं चैरिटी में डोनेट करती हूँ। कभी मौका मिला तो देखूंगी खरीद कर आपके ख़ानदान में सच्ची मोहब्बत कितने में बिकती है। अच्छांश के बारे में सोचते हुए कब उसे नींद आ जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता। जब एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि फ़्लाइट लैंड होने वाली है, तब उसकी नींद खुलती है। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद फ़्लाइट मुंबई पहुंच चुकी थी। विवान ने सारा अरेंजमेंट पहले से ही कर दिया था। उनकी होटल पहले ही बुक थी। बाहर होटल द्वारा गाड़ी और ड्राइवर वेट कर रहे थे। वियान ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाता है। उद्भव सिंह, गरिमा और शिवांगी पीछे बैठ जाती हैं। शिवाच अभी भी सोया हुआ था। शिवांगी गाड़ी के शीशे को नीचे करते हुए लाइटों से चमकती मुंबई को देखने लगती है, जहां कहा जाता है कि कभी रात नहीं होती।
सच में इतनी रात को भी इस वक्त पूरे सड़क पर गाड़ियों का आना जाना चालू था। सड़कों के किनारे लोग शॉपिंग करते, चाट खाते नजर आ रहे थे। लगभग 1 घंटे में वो होटल में थे। उद्भव सिंह बोले, बेटा मैं तो थक गया हूँ, अब मैं सोऊंगा। शिवांगी बोली, सो जाइएगा डैड, लेकिन पहले डिनर कर लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। कहते हुए वो वियान को सबका डिनर ऑर्डर करने को कह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने को कहती है। शिवांगी अपने कमरे में आकर शिवाच को अच्छे से बेड पर सुला देती है। फिर वो बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर में ही सबका डिनर अपने अपने कमरे में आ जाता है। शिवांगी डिनर करने के बाद उद्भव सिंह को जाकर दवा देती है। उसके बाद अपने कमरे में आकर वो भी शिवाच के पास लेट जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों आज धड़कनें फिर से अच्छांश को अपने करीब महसूस कर रही थी। होटल में आते ही उसे अच्छांश के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा था। वो उठकर बालकनी में आ जाती है। आधी रात हो गई थी, शायद समंदर पास ही था, इसलिए पीछे का एरिया ज़्यादा तंग नहीं था। शिवांगी का कमरा तीसरे फ्लोर पर था। समुद्र से चलती ठंडी हवाएं इस वक्त सुकून पहुंचा रही थी। शिवांगी रेलिंग पकड़े जाने कितनी देर तक आसमान की तरफ देख रही थी। सांसों में अच्छांश की खुशबू दिल में हलचल मचा रही थी। शिवांगी इस बात से अनजान थी कि इस वक्त अच्छांश जयपुर में नहीं, मुंबई में उसके कमरे के ऊपर वाले फ्लोर में था, और वो भी उसके ऊपर वाले बालकनी में खड़ा चाँद को निहार रही थी। क्योंकि कुछ देर से उसे भी शिवांगी को अपने पास होने का एहसास हो रहा था। अच्छांश शिवांगी की फ्लाइट पहुंचने से 2 घंटे पहले मुंबई पहुंच चुका था। फ्लाइट में संध्या उसके कंधे पर सर रखकर सोने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अच्छांश जानबूझकर लैपटॉप पर कुछ फाइल चेक करने का नाटक करने लगा। संध्या उसे देखते देखते ही सीट से सर लगाकर सो गई। वो जानबूझकर अच्छांश की तरफ झुकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छांश खिड़की की तरफ खिसक कर बैठ गया था। बाहर गाड़ी में भी वो आगे बैठ जाता है, जिस वजह से अनिकेत के साथ उसे बैठना पड़ता है। संध्या अंदर ही अंदर गुस्से से जलकर राख हो रही थी, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि आखिर कब तक अच्छांश उससे दूर भागेगा। माँ की कसम से बधा अब उस पर ना गुस्सा कर सकता था, ना उसे हर्ट कर सकता था। लेकिन कमरे में आते ही उसका सपना टूटकर बिखर गया, क्योंकि अच्छांश ने 3 कमरे बुक करवाए थे। उसने बेहद नरम लहजे में संध्या को कमरे की चाबी देते हुए अपने कमरे में बढ़ गया। संध्या अब गुस्से को काबू में नहीं रख सकती थी। वो चिल्लाते हुए, मैं दूसरे कमरे में नहीं रहूंगी। लेकिन अच्छांश अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। अनिकेत बोले, संध्या इतनी जल्दबाजी मत करो, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अच्छांश की हालत भी समझो। तुम भी तो ये बात जानती हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि उसे कुछ हो जाए? संध्या चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लाते हुए, नहीं भाई साहब, मैं तो उनके लिए अपनी जान भी दे दूं, लेकिन मैं भी क्या करूं? आखिर वो किसी और का गुस्सा कब तक मुझ पर उतारते रहेंगे? अनिकेत बोला, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम दो। उसके बाद वो भी अपने कमरे में चला जाता है। संध्या दांत पीसती हुई अपने कमरे में आती है और गुस्से में सारी चीज़ें बिखेरने लगती है। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो फ्रेश होने चली जाती है। तब तक वेटर खाना लेकर आ गया था। अच्छांश ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। अच्छांश जैसे ही डिनर करके लेटता है, उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। जो दिल बस केवल जिंदा रहने के लिए धड़क रहा था, आज वो फिर से एक एहसास में धड़क रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। पानी पीने के बाद भी जब उसका दिल शांत नहीं होता तो बालकनी में आ जाता है। बेचैनी कम तो नहीं हुई थी, लेकिन खुली हवा में थोड़ा सा सुकून मिला था। वो भी बालकनी की रेलिंग पकड़े आसमान की तरफ देखने लगता है। इस वक्त शिवांगी और अच्छांश तीसरे और चौथे फ्लोर पर अपने कमरे के बालकनी में आसमान की तरफ देखते हुए एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल तो एक दूसरे को ढूंढ चुका था, बस नज़रों की तलाश बाकी थी। घंटे भर बाद दोनों अपने अपने कमरे में आकर लेट जाते हैं। अगली सुबह मेहरा कंपनी ये अनाउंस करने वाली थी कि उनका प्रोजेक्ट किस कंपनी को जाएगा। बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे, सभी ने अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। बहुत सारे मुंबई की कंपनी भी थी।
सुबह उठते ही शिवांगी फ्रेश होती है, फिर वो शिवाच को लेकर उद्धव सिंह के कमरे में आती है। उनके पास शिवाच को सुलाकर जॉगिंग के लिए निकल जाती है। नीचे होटल का ही गार्डन एरिया था। कुछ देर दौड़ने के बाद शिवांगी वहीं बैठ कर उगते सूरज को देखने लगती है। इस वक्त उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था। तभी उसे किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस होती है। वो इधर उधर नज़र घुमा रही थी, तभी विवान की आवाज़ आती है, मैम। शिवांगी विवान की तरफ देखकर, मिस्टर विवान, सारी तैयारी हो गई है? विवान बोला, यस मैम, कहते हुए पानी की बोतल और तौलिया शिवांगी की तरफ बढ़ा देता है। शिवांगी बोली, चलिए ठीक है, आप जाकर एक बार फिर से सारी चीज़ चेक कर लीजिए। हमें 2 बजे से मीटिंग में जाना है। तब तक आप और गरिमा यदि मुंबई घूमना चाहें तो चले जाइएगा। विवान बोला, आप नहीं चलेंगी मैम? शिवांगी बोली, नहीं, और हाँ, आगे से मेरा पर्सनल काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वियान बोला, सॉरी मैम, मैं भी यहाँ जॉगिंग करने आया था, आपको बैठा देखा तो इसलिए। शिवांगी बोली, इट्स ओके, बस मुझे अपना काम खुद करना अच्छा लगता है, कहते हुए वो होटल के अंदर बढ़ जाता है। अच्छांश, जो इस वक्त अपनी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था, अचानक से उसकी नज़र गार्डन में एक शख्स की तरफ जाती है। इस वक्त उस शख्स की पीठ उसकी तरफ थी और उसके सर पे हुडी थी, इसलिए वो नहीं पहचान पा रहा था कि वो कौन है। लेकिन दिल ने फिर से उसे पहचान लिया था और वो वहीं पर खड़ा होकर उस शख्स को घूर रहा था। उसे किसी लड़के से बातें करते देख वो फिर से अपना सर झटकते हुए अपनी एक्सरसाइज में लग गया। वो शख्स और कोई नहीं, शिवांगी थी। शिवांगी को भी अच्छांश की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन वो भी इस बात से अनजान थी। जब तक वो कमरे में आती है, उद्धव सिंह और शिवांश जग गए थे। शिवांगी शिवांश को ले जाकर तैयार करती है, फिर उसे ब्रेकफास्ट करते हुए उद्धव सिंह के साथ खुद भी ब्रेकफास्ट करती है। इधर विवान गरिमा को शिवांगी की बातें बता देता है, इसलिए दोनों तैयार होकर मुंबई घूमने के लिए निकल जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवाच बाहर घूमने जाने की जिद करता है। शिवांगी उसे अपने नानू के साथ घूमने जाने को कहती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में हार कर शिवांगी उद्धव सिंह और उसे लेकर घूमने निकल जाती है। दोनों पहले मुंबई के इस्कॉन मंदिर जाते हैं, उसके बाद नेहरू प्लेटिनम में जाते हैं। वहाँ पर जाकर शिवाच बहुत ही खुश होता है। इतना घूमने में ही लगभग 12 बज गए थे। शिवांगी होटल के लिए निकल जाती है। विवान और गरिमा भी मुंबई के कुछ फेमस जगह से घूमते हुए होटल आ गए थे। इस वक्त शिवाच उद्धव सिंह की गोद में था। शिवांगी फ़ोन कॉल पर किसी क्लाइंट से बात करने लगती है। तभी शिवाच उद्धव सिंह की गोद से उतरकर खुद चलने लगता है। होटल के अंदर आते ही वो आगे दौड़कर भागता है, तभी लिफ्ट से निकलते अच्छांश से टकरा जाता है। अच्छांश जल्दी से झुककर शिवांश को संभालते हुए, आपको कहीं लगी तो नहीं? शिवाच नामे सिर हिलाते हुए उससे छूटकर उद्धव सिंह की तरफ भागता है। तब तक उद्धव सिंह भी वहां पहुंच चुके थे। जल्दी से वो शिवाच को गोद में उठाते हुए, बहुत शैतान हो गए हैं आप, आपकी शिकायत आपकी मम्मा को करनी पड़ेगी। शिवाच उनके गले में दोनों हाथ डालकर गालों पर किस कर लेता है। इसका साफ साफ मतलब था कि वो उन्हें मक्खन लगा रहा था। अच्छांश वहीं खड़ा अभी भी शिवाच को देख रहा था। उद्धव सिंह बोले, माफ़ कीजिएगा बेटा, बच्चा है। अच्छांश मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, शैतानी बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, कहते हुए वो शिवाच के गालों पर अपने हाथ रख देता है। शिवाच भी अच्छांश को देख रहा था। तभी अनिकेत अच्छांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, अच्छांश अब चल, भी लेट हो रहा है। उद्धव सिंह के कानों में जैसे ही अच्छांश सुनाई देता है, वो हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से चारों तरफ देखते हुए लिफ्ट में घुस जाते हैं। तभी उन्हें शिवांगी का भी ध्यान आता है, जो अभी बाहर ही थी। उनके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि अच्छांश के पास वो लड़का और उसके साथ ही एक लड़की नज़र आ रही थी, जो देखने से ही शादीशुदा लग रही थी। वो संध्या थी। जिस तरह वो अच्छांश के पास खड़ी थी, उद्धव सिंह को समझते देर नहीं लगी थी कि वो अच्छांश के साथ है, क्योंकि अनिकेत उनकी दूसरी साइड था। अच्छांश का तो कहीं घूमने जाने का मन नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर मीटिंग में लगा हुआ था। तभी संध्या ने आकर धमकी दी, अगर वो घूमने नहीं गया तो वो मासा को बता देंगी।
अच्छांश को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन जल्दी ही खुद को शांत करते हुए घूमने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं, अच्छांश शिवांश से टकरा जाता है। अंदर उद्धव सिंह आंखें बंद किए भगवान से मना रहे थे कि शिवांगी उसे ना देखे। इधर अच्छांश जैसे ही होटल से बाहर आया, अनिकेत बोला, अच्छांश एक बात कहूँ, गुस्सा मत होना। अच्छांश बोला, क्या? अनिकेत बोला, मुझे उस बच्चे को देखकर तेरा बचपन याद आ गया। तुझे याद है, तू भी बचपन में बिल्कुल वैसा ही दिखता था। अच्छांश अनिकेत को घूरते हुए, ज़्यादा दिमाग मत चला, चल बैठ। तभी संध्या अच्छांश का हाथ पकड़ते हुए, मुझे आपके साथ बैठना है। अच्छांश जल्दी से अपना हाथ खींचते हुए गुस्से में चिल्लाना चाहता था, लेकिन फिर आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगता है। अनिकेत संध्या को गुस्से से घूरते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। अच्छांश भी अपनी आंखें खोलते हुए पीछे की सीट पर बैठ जाता है। संध्या ये देख मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। तभी गार्डन की तरफ से शिवांगी होटल की तरफ बढ़ती है। अभी वो होटल के अंदर घुस ही रही थी, तभी अनिकेत की नज़र उस पर जाती है, लेकिन उस वक्त शिवांगी की पीठ उनकी तरफ थी, इसलिए वो पहचान नहीं पाता। वैसे भी शिवांगी की पर्सनालिटी अब पूरी तरह से चेंज हो गई थी। सूट सलवार की जगह वो ज़्यादातर बिजनेस सूट में नज़र आती थी और घर पर ट्रैक पैंट और टी शर्ट में। लेकिन इस वक्त घूमने जाने की वजह से उसने ब्लू जीन्स और वाइट टॉप पहना हुआ था। शिवांगी अंदर चली जाती है और अच्छांश की गाड़ी होटल से बाहर निकल जाती है। शिवांगी होटल के अंदर आकर लिफ्ट से ऊपर आती है। ऊपर उद्धव सिंह बेचैनी से अपने दरवाजे के बाहर ही शिवांगी का वेट कर रहे थे। उन्होंने शिवाच को कमरे के अंदर भेज दिया था। शिवांगी जैसे ही अपने कमरे में जाने को होती है, उद्धव सिंह को देख, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवाच कहाँ है? उद्धव सिंह शिवांगी को नॉर्मल देख सांस में सांस लेते हैं। वो मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए, कुछ नहीं, तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ ऑर्डर कर दें? शिवांगी मुस्कुराते हुए, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ, चलिए बाहर से आए हैं, फ्रेश हो जाइए, कहते हुए उनके कमरे में आती है। शिवाच बेड पर चढ़कर कूद रहा था। शिवांगी उसे लेकर अपने कमरे में आती है। फ्रेश होने के बाद तीनों लंच करते हैं। उसके बाद शिवांगी विवान को फ़ोन करके पता करती है कि वो अभी आया कि नहीं। विवान बताता है कि वो कमरे में ही है। शिवांगी कुछ देर आराम करने का सोच अपने कमरे में आ जाती है। शिवाच भी घूम घूम कर थक गया था, वो भी जल्दी सो जाता है। इधर उद्धव सिंह सोच में डूबे हुए थे। अच्छांश का इसी होटल में होना उन्हें डरा रहा था। शिवांगी के जख्म अभी भी नहीं भरे थे। कहने को 4 साल बीत गया था, लेकिन शिवांगी को कभी सुकून में नहीं देखा था। अपने बेटे को पाकर बस जीने लगी थी, लेकिन खुशियाँ जैसे अभी भी उससे रूठी हुई थी। वो जल्दी से लैपटॉप लेकर अच्छांश सिंह सूर्यवंशी के बारे में सर्च करने लगते हैं। आज तक उन्होंने अच्छांश सिंह सूर्यवंशी के बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश नहीं की थी। शिवांगी की तकलीफ देख वो मन ही मन अच्छांश से गुस्सा थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि अच्छांश का सामना कभी शिवांगी से हो, लेकिन आज अतीत फिर से सामने खड़ा था। कुछ ही देर में गूगल पर अच्छांश के बारे में ढेर सारे आर्टिकल छपे हुए थे। उसकी मोटर कंपनी आज इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी अपना नाम और पहचान कमा रही थी। उसके साथ उसके टेक्सटाइल का बिजनेस भी इंडिया में टॉप पर था। उद्धव सिंह लैपटॉप बंद करते हुए, यहाँ तो उसकी बिजनेस और फैमिली के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इस फैमिली में कहीं उसकी शादी का जिक्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस लड़की को मैंने देखा वो शादीशुदा थी, तो क्या वो रिलेशन में कुछ और लगती है? लेकिन वो यहाँ मुंबई में क्या कर रहा है? क्योंकि उसका बिजनेस तो मोटर कंपनी और टेक्सटाइल का है। फिर वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवाच को देख लिया है, कहीं उसे कोई शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो ज़रूर रिएक्ट करता। कैसे सच पता लगाऊं? लेकिन इससे पहले मुझे शिवांगी को इस बिजनेस मीटिंग से जाने से रोकना होगा। अगर अच्छांश भी इस मीटिंग के लिए आया होगा तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। नहीं, जब तक सारी बातें मैं पता नहीं लगा लेता, इन दोनों को आमने सामने आने नहीं दे सकता। मेरी बेटी बहुत मुश्किल से संभली है, अब उसे फिर से टूटते हुए नहीं देख सकता। इधर शिवांगी टाइम होने पर मीटिंग में जाने के लिए तैयार होने लगती है।
तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शिवांगी दरवाज़ा खोलती है तो सामने उद्भव सिंह खड़े थे। शिवांगी मुस्कुराते हुए, आज सूट बूट लग रहा है आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए बोले, हमारे साथ नहीं, केवल मैं जा रहा हूँ। यहाँ शिवाच को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। शिवांगी कन्फ्यूजन से उन्हें देखते हुए, ओके, लेकिन जब यही बात आपको पहले कही थी तब तो आप तैयार नहीं हो रहे थे। आप तो केवल मुंबई घूमने आए हैं। उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अरे मैंने सोचा कहीं ज़्यादा काम का बोझ तुझ पर डाल दिया तो तू मुझे मन ही मन गालियाँ ना देने लगे। शिवांगी उन्हें घूरते हुए, डैड। उद्भव सिंह बोले, अच्छा अच्छा, गालियाँ नहीं, लेकिन मन ही मन कोसती तो होगी। चल, आज तू अपने बेटे के साथ मस्ती कर, मैं ये मीटिंग देख लूँगा। शिवांगी बोली, ठीक है, मैं विवान और गरिमा को बता देती हूँ। उद्भव सिंह बोले, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम आराम कर, मैं उन लोगों के पास ही जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद शिवांगी, आज अचानक डैड को क्या हुआ, फिर अपना सर झटकते हुए शिवाच के पास आ जाती है जो आराम से सो रहा था। उसे देख शिवांगी मुस्कुराते हुए उसके पास लेट जाती है। उधर उद्भव सिंह विवान को बता देते हैं कि मीटिंग अटेंड करने वो खुद जा रहे हैं। वे लोग मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं। वहां पर आए इतने सारे बिजनेसमैन को देख करीमा बोली, सर मुझे तो अभी से डर लगने लगा है, क्या यह प्रोजेक्ट हमें मिलेगा? उद्भव सिंह बोले, ज़रूर मिलेगा, मेरी बेटी कभी हार नहीं मानती, चाहे कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाएं, वो सबसे 4 कदम आगे चलती है। कहते हुए वो अंदर आते हैं। मीडिया बाहर सभी बिजनेसमैन से बातें करने की कोशिश कर रही थी। वो लोग उद्भव सिंह के पास भी आते हैं, लेकिन वो विवान और गरिमा के साथ अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया गया था, सबके लिए अलग टेबल था। विवान उन लोगों को लेकर टेबल नंबर 4 की तरफ चला जाता है क्योंकि उस पर उनकी कंपनी का नेम प्लेट लगा हुआ था। उद्भव सिंह सभी लोगों को अपनी तेज नज़रों से देखे जा रहे थे, लेकिन अभी तक अच्छांश का चेहरा नहीं दिखा था। ये देख अब वो धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे। वेटर ड्रिंक सर्व कर रहे थे, सभी लोग खुद में ही व्यस्त थे। सभी के चेहरे पर थोड़ा तनाव देखा जा सकता था। सभी को ये प्रोजेक्ट चाहिए था क्योंकि मेहरा कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। उनके साथ डील होने का मतलब था उनका काम चौगुनी गति से देश से लेकर विदेश तक फैलना। कोई भी इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर में ही मेहरा कंपनी से उनके ऑनर रतन मेहरा और उनके बेटे रिवांश मेहरा वहां पर पहुंचे। बाहर मीडिया को भी ये जानने की तलब लगी हुई थी कि प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया जाएगा। उन सब से अलग उद्भव सिंह तो केवल अच्छांश को ढूंढने में लगे थे, लेकिन अब मेहरा के आ जाने से वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए क्योंकि अभी तक उन्हें अच्छांश नहीं दिखा था। वो मन ही मन सोचने लगे कि शायद वो मुंबई घूमने आया होगा, लेकिन अभी भी उनका दिमाग कुछ लड़की पर टिका हुआ था। रतन मेहरा लगभग 60 साल के एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। इस उम्र में भी उन्होंने खुद को पूरा मेंटेन करके रखा था। उनके बेटे रिवांश मेहरा 35 साल के शख्स जिन्होंने अब मेहरा कंपनी को पूरी तरीके से संभालते हुए बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। रिवांश थोड़ी देर में स्टेज पर आते हुए सबका वेलकम करते हैं और अपने हाथों में लिया एक फाइल को देखते हुए सबकी तरफ देखते हैं। सभी लोगों के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। रिवांश मेहरा मुस्कुराते हुए, आप सभी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए इनमें से एक का चुनाव करना, लेकिन मुझे एक ही चुनना था, इसलिए बाकी सबसे मैं पहले सॉरी बोलना चाहूँगा। ये डील जाती है SS कंस्ट्रक्शन कंपनी को। ये सुनते ही गरिमा और विवान खुशी से उछल पड़ते हैं। उद्भव सिंह के चेहरे पर भी गर्व भरी मुस्कुराहट आ गई थी। ये गर्व उन्हें अपनी बेटी पर हो रहा था। वो खुद से, आज मुझे शिवांगी को यहाँ आने देना चाहिए था, बेकार में ही उस अच्छांश के डर से अपनी बेटी को ये प्राउड मोमेंट देखने से रोक दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरी बेटी को दुनिया उसके कामों से जानने लगेगी। उन्हें पता चलेगा कि एक लड़की अगर कुछ ठान ले तो इन लड़कों को भी पीछे छोड़ सकती है। रिवांश बोला, प्लीज़ SS कंस्ट्रक्शन की तरफ से आए हुए CEO या ओनर प्लीज़ स्टेज पर आएँ। विवान उद्भव सिंह को स्टेज पर जाने को कहता है। उद्भव सिंह जैसे ही उठकर स्टेज पर आते हैं, कुछ लोगों के बीच बातें चालू हो जाती है क्योंकि बिजनेस से जुड़े लगभग सभी लोगों को ये बात मालूम थी कि उद्भव सिंह की कंपनी देहरादून में अच्छा खासा नाम कमा रही है। बीच में स्थिति खराब हुई थी, लेकिन फिर से सब कुछ संभल चुका है।
उद्भव सिंह जैसे ही स्टेज पर आते हैं, रिवांश उनका वेलकम करते हुए, मिस्टर सिंह, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपका भेजा हुआ प्रेजेंटेशन और उसके साथ जो कॉटेज आपने भरा था वो वंडरफुल है, कहते हुए वो उनसे हाथ मिलाते हैं। उद्भव सिंह मुस्कुराते हुए, हम यहाँ पर SS कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से बिहाफ पर ज़रूर आए हैं, लेकिन इन सब के पीछे मेहनत मेरे कंपनी के कुछ विश्वसनीय एम्प्लॉई और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा मेरी बेटी को जाता है। आप लोगों को मालूम ही होगा, इस कंस्ट्रक्शन के CEO अब मेरी बेटी है और ऑनर भी। मैं तो अब लगभग काम से रिटायरमेंट ले चुका हूँ। रिवांश बोला, तो आपकी बेटी कहाँ है? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। उद्भव सिंह बोले, कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाई हैं, लेकिन परेशान मत होइए, कल डील साइन करने वो खुद ही आएगी। रिवांश बोला, जी ज़रूर। वैसे आपको और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है, इसलिए आप लोग आज की पार्टी में इनवाइट हैं। पार्टी शाम के 6 बजे इसी होटल में शुरू होगी, इसलिए आप लोग ज़रूर आइएगा। फिर उद्भव सिंह की तरफ देखते हुए, मिस्टर सिंह, अगर आपकी बेटी यहाँ हो तो उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर लाइएगा। तभी रतन मेहरा अपने चेयर से उठते हुए, मिस्टर सिंह, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग आएंगे। भाई, हम भी तो देखें कि आपकी बेटी कितनी टैलेंटेड है। उद्भव सिंह बोले, शुक्रिया, हम ज़रूर आएंगे। उसके बाद लगभग सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतना कम बजट डाला था, फिर भी उनका प्रेजेंटेशन सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। बाहर मीडिया को भी ये बात मालूम हो गई थी, इसलिए न्यूज़ चैनल पर SS कंस्ट्रक्शन कंपनी छाया हुआ था। सभी लोगों के जाने के बाद रिवंश अपने पापा को घर जाने को कह होटल के अंदर एक कमरे में आते हैं जहां 2 लोग बैठे हुए थे। रिवांश उसमें से एक शख्स के गले मिलते हुए, अच्छांश, तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने ये डील SS कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दी है। अच्छांश बोला, थैंक यू। रिवांश बोला, अब तुम भी मुझे थैंक यू कहोगे? भूल मत, तुम्हारे पापा से हमारे पापा की दोस्ती बरसों पुरानी है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद लगभग सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर हमारी फैमिली मिल गई। मैं तो तेरे गाड़ी के डिज़ाइन का फ़ैन हो गया हूँ। मैं आज ही तुझे बता दे रहा हूँ, मेरे बेटे के बड़े होने पर उसके लिए तू ही गाड़ी का डिज़ाइन तैयार करेगा। अच्छांश बोला, अभी अपने बेटे को बड़ा तो होने दे, आज तो वो 1 साल का हो रहा है। रिवांश बोला, हाँ यार, बहुत मन्नत और इलाज से मेरा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया है, इसलिए आज उसके पहले बर्थडे पर मैंने इतनी बड़ी पार्टी रखी है। लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, जब कल रात तू आ गया था तो घर क्यों नहीं आया? मैं अभी आंटी से फ़ोन करके बात करता हूँ। अच्छांश उसे रोकते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आज तुम्हारे घर आ ही रहे हैं। रिवांश बोला, नहीं अच्छांश, तुम लोग अभी हमारे घर चलो। और हाँ, मैं एक बात भूल ही गया, आंटी ने बताया था कि तुमने शादी कर ली है और भाभी तेरे साथ आई हैं। ये सुनते ही अच्छांश की मुठ्ठियाँ गुस्से से कस जाती है। अनिकेत जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, वो उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए इस वक्त मॉल में है। हम लोग शाम की पार्टी में एक साथ आएंगे। रिवांश मुस्कुराते हुए, चल कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी में भाभी जी को लेकर ज़रूर आना। एक तो इतनी जल्दी शादी कर ली, हम लोगों को बताया भी नहीं। अच्छांश बोला, अब हम लोगों को चलना चाहिए, कहते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है। रिवांश को अच्छांश का ऐसा बिहेव समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो भी कमरे से बाहर निकल जाता है। गाड़ी में बैठते हुए अनिकेत अच्छांश को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अच्छांश भी गहरी सांस लेते हुए कुछ देर में खुद को नॉर्मल करता है, फिर दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद दोनों अच्छांश के कमरे में आते हैं। अनिकेत बोला, अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तू यहाँ मुंबई में ये रिजॉर्ट क्यों बनवा रहा है, और वो भी मेहरा कंपनी के अंडर में? अच्छांश बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ को कोई तकलीफ़ हो। पापा के जाने के बाद मैंने अपनों के चेहरे अच्छे से पहचान लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना भी हो सके मैं उनके नाम से सेविंग कर सकूँ। ये रिसॉर्ट और ज़मीन सब उनके नाम से है। आगे चलकर अगर मुझे कुछ होता भी है तो मोटर कंपनी पता नहीं चल पाएगी या नहीं, इसलिए ये रिजॉर्ट उनके लिए इनकम का साधन बनेगा। अनिकेत गुस्से से, पागल हो गया है तू? तेरे दिमाग में ये सब चल रहा है? पहले तो तू ये सोचना बंद कर कि तुझे कुछ हो जाएगा। हम लोग तुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। और दूसरी बात, आंटी के एक नहीं 6 बेटे हैं। जिस समय अंकल जी गए उस समय हम लोग छोटे थे,
लेकिन अब इतने काबिल ज़रूर हो गए हैं कि अपनी माँ को संभाल सके। अच्छांश बालकनी में आकर खड़े होते हुए, मैं तुम लोगों की बात समझता हूँ, लेकिन तुम लोग भी अब सच्चाई समझो। केवल कुछ कहने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। अनिकेत बोला, सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए तू बेफजूल की बातें मत सोच। मैं संध्या को लेने जा रहा हूँ, तू आराम कर। अगर उसे पता चल गया होगा कि हम लोग वहाँ नहीं हैं तो कोई हंगामा ना कर दे। अच्छांश चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहता है। अनिकेत वहाँ से निकलकर मॉल की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ संध्या शॉपिंग कर रही थी, और ये दोनों वहाँ से छुपकर निकल गए थे। अनिकेत के जाने के बाद अच्छांश खुद से ही, मैं जानता हूँ तुम लोगों के होते हुए माँ को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। मैं अब आसानी से इस दुनिया को अलविदा कह सकूँगा। थोड़ा दुख होगा तुम लोगों को, लेकिन जल्दी ही सब संभाल जाओगे। कुछ दिन याद करोगे, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। माँ को भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बस जल्दी से बुलावा आ जाए। तभी उसकी नज़र सामने गार्डन में खेल रहे एक बच्चे पर जाती है। उसके साथ ही एक लड़की भी खेल रही थी। दोनों एक छोटे से बॉल को एक दूसरे को पॉस कर रहे थे। अच्छांश उस बच्चे को देखते ही पहचान जाता है। ये वही बच्चा था जो लिफ्ट के पास उससे टकराया था। उसे देखते ही अच्छांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उस लड़की का चेहरा अभी भी उसके सामने नहीं आया था। लेकिन दिल की धड़कनें उसे अपने पास खींच रही थी। अच्छांश बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं वो मेरी शिवांगी तो नहीं? फिर खुद को ही कोसते हुए, ये कैसी बातें सोच रहा है, शिवांगी यहाँ कैसे हो सकती है? तभी उसकी नज़र एक और शख्स पर जाती है जो उस लड़की के पास आकर मुस्कुराते हुए कुछ बातें कर रहा था। अच्छांश बोला, ये तो वही आदमी है जो बच्चे के साथ था। मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ। वो शिवांगी कैसे हो सकती है? मैं तो उस आदमी को कभी देखा भी नहीं हूँ। नीचे उद्भव सिंह शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए बताते हैं कि डील उनकी कंपनी को मिल गई। तभी विवान और गरिमा आकर शिवांगी को कांग्रेचुलेट करते हैं। शिवांगी मुस्कुराते हुए उनको भी बधाई देती है। गरिमा बोली, मैम मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बजट बढ़ाने के बाद भी ये डील हमें मिल गई है। वियान बोला, विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास कर लो, मैम जो भी करती हैं सोच समझ कर करती हैं। गरिमा बोली, लेकिन आपको कैसे पता था मैम? शिवांगी बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा कि जब हम वहाँ होटल बनाएं तो उसमें कुछ भी नकली या 2 नंबर की चीज़ इस्तेमाल ना करें, और जो भी अच्छी क्वालिटी का माल हम लेंगे उसकी कीमत हमारे उतने ही बजट में आएगी जितना हमने डाला है। इसके साथ ही मैंने ये बात उन्हें ईमेल कर दी थी कि एक बार मार्केट में सारे अच्छे क्वालिटी के माल का रेट वो खुद चेक कर सकते हैं। उद्भव सिंह बोले, यही तो हमारी बेटी की पहचान है, बिजनेस करने के लिए भी कभी गलत चीज़ और धोखे का सहारा नहीं लेती। अच्छांश इन लोगों को बातें करते देख अपना सर झटकते हुए कमरे के अंदर आ गया। तभी शिवांगी भी उस तरफ घूमी, लेकिन अब अच्छांश अंदर चला गया था। उद्भव सिंह बोले, बेटा एक बात और, आज उनके बेटे का जन्मदिन है जिसके लिए उन्होंने पार्टी रखी है। वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, इसलिए हम सभी को बुलाया है। आप भी चलने के लिए तैयार हो जाइए। शिवांगी बोली, नो डैड, आप जानते हैं मुझे पार्टी पसंद नहीं, आप लोग चले जाइएगा। विवान बोला, लेकिन मैम उन लोगों ने आपको भी आने की रिक्वेस्ट की है। उद्भव सिंह बोले, बेटा थोड़ी देर के लिए ही सही, आपको चलना होगा, मैंने उन लोगों को वादा कर दिया है। शिवांगी बोली, लेकिन शिवाच्छ। उद्भव सिंह बोले, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम वही होटल में एक कमरा बुक कर लेंगे, कुछ देर के लिए शिवाच्छ वहीं रहेगा। शिवांगी बोली, ओके, अभी तो 4 बज रहे हैं, आप लोग आराम कर लीजिए। सभी होटल के अंदर आ जाते हैं। शिवांगी शिवाच्छ को लेकर कमरे में आ गए। उद्भव सिंह विवान को कहकर उस होटल में एक कमरा बुक करने को कहते हैं। विवान अपने काम में लग गया था। थोड़ा आराम करने के बाद सभी पार्टी के लिए तैयार होने लगे। शिवांगी अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार हुई। जैसे ही उद्भव सिंह कमरे में आए, शिवांगी को देख गुस्सा होते हुए, ये क्या पहना है आपने? हम मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं। शिवांगी बोली, डैड पार्टी हो या मीटिंग, हमें वही पहनना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हों। उद्भव सिंह बोले, चलिए, आपसे बातों में हम कभी जीत ही नहीं पाते हैं। शिवाच्छ उनकी गोद में चढ़ते हुए उनसे बात करने लगता है। थोड़ी देर में ही चारों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। इधर अच्छांश और अनिकेत भी तैयार हो गए थे। संध्या का तो गुस्से से मुंह फूला हुआ था, क्योंकि मॉल में उसे ये पता चला था कि अच्छांश होटल के लिए चला गया है। उसे ये नहीं पता था कि दोनों वहाँ से गायब थे।
वो अनिकेत के साथ होटल आ गई थी, लेकिन जैसे ही अनिकेत ने बताया कि उन लोगों को पार्टी के लिए जाना है, वो खुशी खुशी पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। पहले तो उसने एक वन पीस ड्रेस निकाली, लेकिन फिर आईने में खुद को देखते हुए, नहीं नहीं, टीवी और फिल्मों में दिखाते हैं ना, संस्कारी इंडियन लड़की साड़ी में ही अच्छी लगती है, ये सोचते हुए वो एक ब्लैक साड़ी निकाल कर पहनती है, जिसमें वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होने के बाद वो तीनों भी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। शिवांगी अच्छांश से 15 मिनट पहले पहुंच चुकी थी। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए अपने बेटे के साथ उस कमरे में आ जाती है जिसे विवान ने पहले ही बुक कर लिया था। वो वहीं बैठकर शिवाच के साथ खेलने लगती है। 6 बज गए थे। नीचन गार्डन में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुआ था। मेहराज भी पहुंच गए थे। रिवांश के साथ उसकी पत्नी आयशा मेहरा भी थी। उसका 1 साल का बेटा आर्यन बहुत ही क्यूट लग रहा था। लगभग सभी गेस्ट भी पहुंचने लगे थे। अच्छांश के पहुंचते ही रिवांश उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। अच्छांश भी उसके मम्मी पापा का पैर छूकर प्रणाम करता है। संध्या भी उन लोगों के पैर छूते हुए प्रणाम करती है। रिवांश की मम्मी उसे आशीर्वाद देते हुए बहुत प्यारी लग रही हो। रिवांश भी संध्या से हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन संध्या अपने संस्कार दिखाने के चक्कर में हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। इसके लिए सभी लोग तारीफ करते हैं। संध्या फूली नहीं समा रही थी। आज उसे लगभग सभी अच्छांश की पत्नी के रूप में जानने लगे थे। यही सोचकर वो खुशी से उछल रही थी। अच्छांश अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सभी लोग पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी जोरों पर थी। रतन जी बोले, बेटा अभी तक हमारे स्पेशल गेस्ट नहीं आए। रिवांश बोला, पता नहीं डैड, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अनिकेत बोला, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? रिवांश बोला, अरे वही यस यस कंस्ट्रक्शन कंपनी की CEO जिन्हें हमने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। अच्छांश, तुम भी उन लोगों से एक बार मिल लेना, उनकी प्रेजेंटेशन तो तूने देख ही लिया है। अच्छांश रिवांश को आंखों से आगे कुछ भी ना कहने का इशारा करता है, क्योंकि साथ में संध्या थी। वो अभी इस होटल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। रिवांश को समझ तो नहीं आता, लेकिन वो इतना समझ जाता है कि ये बात अच्छांश किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए रिवांश बात बदल देता है। अच्छांश आर्यन को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगता है। आर्यन को देख अचानक से उसे शिवाच की याद आ जाती है। उसी वक्त उसके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। सब लोगों की नज़र एक तरफ चली जाती है, जहां एक लड़की बिजनेस सूट पहने अंदर आ रही थी। उसके एक तरफ उद्भव सिंह और दूसरी तरफ विवान थे। लगभग सभी गेस्ट की नज़रें उस लड़की पर टिक चुकी थी। उसकी सादगी और एटीट्यूड सभी को अपनी तरफ खींच रहा था। रिवांश मुस्कुराते हुए, डैड हमारे स्पेशल गेस्ट आ गए। अच्छांश भी अपने दिल पर हाथ रखते हुए इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र सामने आ रहे शख्स पर जाती है। उसे देखते ही वो जहाँ था वहीं फ्रीज हो जाता है। पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके साथ ही उसकी ज़बान पर एक नाम निकला, शिवांगी। इधर जैसे ही शिवांगी उद्भव सिंह से बातें करते हुए रिवांश मेहरा की तरफ बढ़ती है, अच्छांश पर नज़र जाते ही वो भी रुक कर और पलक देखने लगती है। दोनों जैसे सारी दुनिया को भूल चुके थे। उन्हें याद भी नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ हैं। आंखें बरसने को तैयार थी। शिवांगी और अच्छांश की पहली मुलाकात कैसी होगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का भाग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।